तो यार ले आयो तुम लोगों के लिए एक गजब किस्म के फाइटिंग से भरपूर एनिमे। और इस एनिमे में तुम लोग बिल्कुल बाकी की तरह बरकते हुए शोले पाने को जा रहे हो मेरे भाई लोगों। इसके साथ ही साथ इसमें रोमांस लवर के लिए भी एक अच्छी खासी ट्रीट रखी हुई है। तो यार, और जब से गियर 5 की न्यूज फैली है काफी लोग मुझे वन पीस एक्सप्लेन करने का कह रहे थे, और तुम लोगों के कहने पे मैं वानो आर्क की एक्सप्लेनेशन आज शुरू करने को जा रहा हूँ। तो उस पर भी प्लीज सपोर्ट दिखाइएगा। तो चलो यार अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत एक प्रोलॉग से होती है, जहाँ पे हमें बताया जाता है 400 साल पहले इंसानियत के दौर काफी खुशगवार होते थे। हालांकि इन सब के बावजूद भी उस दौर के लोग के दिल कालेपन, जेलसी और नफरत से बड़े पड़े थे, और बिल्कुल एक बूसे हुए फल की तरह जो कि धीरे धीरे करके काला पड़ता चला जा रहा होता है। धीरे धीरे ही सही ये परछाई इनकी परछाई से कई गुना ज्यादा बढ़ के हो गई थी, और वो मामूली सी डार्कनेस, हाँ वो मामूली सी डार्कनेस सिर्फ मामूली नहीं खिलाने लगी थी, बल्कि वो एक डीमन के चेहरे में इनकी लानत इन पे ही जैसे टूट आई हो। इंसान अपने सामने एक मनहूस सी कर्ज पाता है जो कि इनकी ही डार्क पावर से बनी होती है। वही चीज इनके इंसाफ का फैसला करेगी। इंसान उस चीज का सामना करने की काफी कोशिश करते हैं, मगर वो डीमन उनके लिए कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता, और बस इससे पहले इंसान अपनी नफरत में ही लपेटा चला जाता कि अचानक से जमीन की गहराइयों में से एक तेज रोशनी निकल के आसमान की ऊंचाइयों में समा जाती है, और उसी में से एक और चमकता हुआ क्रीचर निकलता है जो दिखता एक फरिश्ते की तरह था। उसके लंबे लंबे पर्दे, जिसके बाद डार्क क्रीचर और लाइट क्रीचर एक दूसरे पे अपनी नजरें जमाते ही है। वो दोनों पहली नजर से ही समझ जाते हैं कि उन दोनों का एक ही मकसद है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करें, और बस उनके बीच का कड़क किस्म का बैटल पूरी धरती को उसकी जड़ों से हिला डालता है। लाखों करोड़ों में इंसानों की जानें चली गई, और आखिरकार कैसे ना कैसे करके एक खतरनाक बैटल के बाद फरिश्ता नुमा क्रीचर की विक्ट्री हो ही जाती है। इसी तरह वक्त गुजरता चला गया और ये बैटल एक लेजेंड खिलाने लगा। हालांकि वक्त जो गुजरा था तो इस कहानी में भी काफी ज्यादा चेंजेस लोगों ने की, जिस वजह से ये लेजेंड पूरे तरीके से बदल गई और लोगों ने सच को बुला दिया। और अब इसी तरह इस बात को 400 साल हो जाते हैं। अब कहानी किंगडम ऑफ मेटालिकाना पे जाती है, जहाँ पे एक जंग छिड़ी होती है। किंगडम ऑफ मेटालिकाना पे डार्क शिनाइडर की फोर्सेस टूट आती है। शिनाइडर की फोर्सेस को डार्क लेवल आर्मी कहा जाता है, और इनके अंदर बड़े बड़े डीमंस और गॉब्लिन्स है। तो हाँ यार, डार्क लेवल आर्मी ने एक सुनहरा मौका देख के इस किंगडम पे हमला कर दिया, जिस दौरान इस किंगडम का किंग, उसके नाइट और ग्रेट प्रीस्ट किसी काम के हवाले से बाहर गए होते हैं। यूं ही डार्क रेबल आर्मी किंगडम ऑफ मेटालिकाना की फोर्सेस को पार करते करते यहाँ तक इनके कैसल पे टूट पड़ते हैं। डार्क रेबल आर्मी का ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पे प्रिंसेस शीला को कैप्चर करना है, और बस इसके बाद पूरी की पूरी किंगडम इनकी हो जाएगी। अब इस बड़े से कैसल में कुछ लोग एक हॉल में मौजूद होते हैं प्रिंसेस शीला के समेत, और बस यहाँ पे बची कुछ फोर्सेस ही होती है जो कि इनका दिफा कर सकती है। उधर ही कहानी एक लाल बालों वाली खूबसूरत लड़की और एक बच्चे पे जाती है। वहीं पे वो अनजान बच्चा कुछ ज्यादा ही डरा होता है। इस बच्चे का नाम होता है और इस लड़की का नाम योको होता है। यहाँ पे मौजूद सारे सैनिक में से एक हायर रैंक यहाँ पे बोलने लगता है प्रिंसेस शीला से जहमत होके, प्रिंसेस माफी चाहता हूँ मगर एनिमी फोर्सेस कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ कुछ ही वक्त में वो लोग दरवाजा तोड़ के यहाँ पे टूट आएंगे। जो सुनने के बाद योको को अपने फादर की याद सताने लगती है। और मैं पहले बता दूं, योको जो है मेटालिकाना किंगडम में एक बहुत हाई प्रीस्ट की बेटी है, और यहीं पे योको को अपने फादर की एक बात याद आ रही होती है, जहाँ पे उसका फादर उसे एक स्ट्रॉन्ग स्पेल सिखाने की बात कर रहा होता है, जिसके कारण वो एक ऐसे क्रीचर को रिलीज कर सकता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। पर याद रखो वो जरूर पावरफुल है, इसके साथ ही साथ वो उससे कई गुना ज्यादा बढ़ के हमारे लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो तुम इस स्पेल को सिर्फ तभी इस्तेमाल करोगे जब तुम्हारे पास कोई और चारा ना हो। तो ये मैं तुम्हें इसलिए सिखा रहा हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में अगर किंगडम पे हमला हो जाता है तो तुम इस किंगडम को महफूज रख सको। उसके फादर ने उस क्रीचर को लूशियन में सील करके रखा हुआ है, मतलब कि वही बच्चा जो कि पहले काफी ज्यादा डरा हुआ था। खैर योको का फादर मतलब कि द ग्रेट प्रीस्ट अपनी बेटी को बता रहा होता है कि मैंने लूशियन के अंदर ग्रेट शिनाइडर को सील किया हुआ है, और जब लूशियन की ये सील को तोड़ दिया जाएगा तो उसके अंदर से उसकी सेकंड आइडेंटिटी निकलेगी। इसी तरह हमें डार्क शिनाइडर विज़ार्ड का एक झलक सी दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल और ईवल होता है। खैर यार, उसका फादर उससे बोलने लगता है पर इस सील को तोड़ने के लिए एक वर्जन लड़की को लूशियन को किस करना पड़ेगा, जिस वजह से द ग्रेट प्रीस्ट अपनी बेटी को बोलता है कि तुम अपने लिए कोई हस्बैंड नहीं चुनोगी, तुम्हें अपने आप को पिन पैक रखना होगा लूशियन के लिए। कहानी प्रेजेंट पे आती है और डार्क रेबल आर्मी अब दरवाजे तक जा पहुंचती है इस हॉल के। लूशियन ये देख के और भी काफी ज्यादा डरने लगता है। तभी प्रिंसेस शीला की नजर योको और लूशियन पे पड़ती है।
बस उन्हें देखते सारे प्रिंसेस शीला योको के पास आके उससे पूछने लगती है, तुम्हारे फादर ने मुझे बताया था कि उन्होंने ल्यूशन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग विजिट को कैद कर रखा है और उसे रिलीज करने का स्पेल उन्होंने तुम्हें सिखाया था। ये सुनने के बाद सारे गार्ड्स वगैरह योको को मिन्नत समाजत करने लगते हैं कि अगर ये सच है तो प्लीज इस स्पेल को एक्टिवेट कीजिएगा। अलबत्ता यहाँ पे योको ब्लश करने लगती है क्योंकि उसे इन सारे लोगों के सामने उसे किस करना पड़ेगा। उतने में डार्क रेबल की फोर्सेस दरवाजा तोड़ के अंदर टूट आती है। अब चूंकि डार्क रेबल आर्मी अंदर टूट आती है तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है मेटालिकाना की कुछ फोर्सेस के नाइट्स ने उसके साथ डील कर रखी होती है कि अगर वो यहाँ तक का रास्ता उससे बताएंगे तो बदले में वो उनकी जान को बख्श देगा। पर उल्टा वो यहाँ पे पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्हीं नाइट्स की जान लेता है। इसके ठीक बाद बड़े बड़े गॉब्लिन्स हर एक शख्स को मारने लगते हैं और बस इसी सब में यहाँ तक लूशियन भी जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद योको को इस बात का तो अंदाजा हो ही जाता है कि वो लोग उस डार्क विज़र्ड की पावर के बिना सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जिन इस समय काफी नाइट्स यहाँ तक मर चुके होते हैं, बस बच्चे कुछ नाइट और प्रिंसेस शीला ही बाकी होते हैं। योको के पास लूशियन को किस करने के अलावा कोई और चारा ना होता तो हाँ यार वो ऐसा ही करती है। योको की बस किस करने की देर होती है कि इसी दौरान लूशियन की सील यहीं पे ब्रेक हो जाती है। इसी दौरान उसके जिस्म में से बढ़ के डार्क ऑरा बाहर निकलने लगता है। इसी तरह लूशियन की बॉडी डार्क श्नाइडर की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। डार्क श्नाइडर के अवेकन होते सारे वो सबसे पहले योको के फादर द ग्रेट प्रीस्ट को कोसने लगता है कि उस साले ने उससे काफी वक्त से इस ब्रैड की बॉडी में मुझे सील कर दिया था। खैर उसका डार्क ऑरा को देख के जो रेबल आर्मी में यहाँ पे फिलहाल इंचार्ज होता है अपने ऑर्गन्स को श्नाइडर पे टूटने का ऑर्डर देता है। पर बस वो डार्क श्नाइडर के जो रेंज में ही आते हैं डार्क श्नाइडर अपने एक हाथ के दम से उन्हें यहीं पे जला के राख कर डालता है। योको डार्क श्नाइडर से पूछने लगती है, क्या तुम लूशियन ही हो? डार्क श्नाइडर इसके जवाब में कहता है, फिक्र मत करो मैं योको जैसा ही हूँ। इसके साथ ही साथ वो योको से ये भी कहता है, योको फिक्र मत करो मैं तुम्हें बचा के रहूंगा क्योंकि तुम्हारी वजह से तो मेरी अवेकनिंग हुई है। इसके बाद श्नाइडर अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपने आप को कपड़े से डाम देता है। योको उससे पूछने लगती है, पर कैसे तुम लूशियन हो? तुम तो डार्क विजिट श्नाइडर हो। तो डार्क श्नाइडर इस बात से एग्री करते हुए बोलने लगता है, मैं डार्क श्नाइडर के होते हुए साथ ही साथ लूशियन भी खिलाता हूँ। पर डार्क श्नाइडर का लफ्ज सुनने के बाद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहीं पे प्रिंसेस शीला के हमें एक बंदे से मालूम पड़ता है कि डार्क श्नाइडर बहुत पहले इसी किंगडम पे मेटालिकाना पे हुकूमत करता था और 15 साल पहले गोलियम वार का जिम्मेदार यही था। जब एक बार डार्क श्नाइडर का मुकाबला 5 नाइट में से प्रिंस लार्स के साथ हुआ था, पर उस दौरान तक डार्क श्नाइडर काफी ज्यादा वीक पड़ चुका था। इसी वजह के कारण उसने एंशिएंट आर्ट ऑफ रिइंकार्नेशन का इस्तेमाल किया। प्रिंसेस शीला भी इसी बात के आगे बोलने लगती है, इससे लड़ते लड़ते मेरा भाई मारा गया। जिसके बाद डार्क श्नाइडर योको को अपनी बाहों में उठा के यहाँ से निकलने को जा रहा होता है, पर इसी में मेटालिकाना की फोर्सेस उसे रोकते हुए बोलने लगती है कि पहले इन दुश्मनों को तो ठिकाने लगा दो हमारे लिए। पर हैरानगी की तो बात ही होती है, डार्क श्नाइडर उन्हें साफ साफ अल्फाजों में इनकार कर डालता है। मेरे भाई लोगों, श्नाइडर बताता है कि उसका औरों के साथ कोई काम नहीं, सिर्फ योको के साथ है क्योंकि योको ने लूशियन को हर्ट होने से बचाया और इसने लूशियन को हर्ट होने से बचाया, मतलब कि मुझे जख्मी होने से बचाया। ये सब सुनने के बाद योको उस पर जो गुस्सा होने लगती है। हम देख पाते हैं श्नाइडर बिल्कुल बचकाना हरकतें करने लगता है। तो हाँ यार, इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि श्नाइडर में लूशियन की कैरेक्टरिस्टिक शामिल है। यहाँ पे योको उसे डांटते हुए बोलने लगती है, अगर तुमने इन लोगों की मदद ना की तो हम आज के बाद से दोस्त भी नहीं खिलाएंगे। इसी बीच डार्क रेबल के आर्मी का इंचार्ज यहाँ पे बोलने लगता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम डार्क श्नाइडर हो ही नहीं सकते। ये कहते कहते डार्क रेबल की आर्मी उस पर टूट पड़ती है, मगर डार्क श्नाइडर अपने एक हाथ से इन सबको यहीं पे कुचल देता है एक बार फिर से। और आखिर इतनी खतरनाक पावर को इतने करीबी से देखने के बाद सभी लोग एक बार फिर से डरने लगते हैं। और यहाँ पे सिर्फ अब रेबल आर्मी का सिर्फ इंचार्ज ही बचा होता है। खुद को अकेले पाके वो डर के मारे बहुत खतरनाक स्पेल का इस्तेमाल करता है डार्क श्नाइडर के खिलाफ। और शुरू में तो लग रहा होता है कि यहाँ तक डार्क श्नाइडर उसके हमले की वजह से जल के राख हो गया। ये देख के डार्क रेबल के इंचार्ज को काफी खुशी होनी होती है और वो अपने बैट से उससे मारता चला जा रहा होता है। पर दूसरी सी में हमें मालूम पड़ता है कि इतने पावरफुल वार से सिर्फ डार्क श्नाइडर को एक मामूली सा स्क्रैच ही आया। उससे बिल्कुल सही सलामत देख के डार्क रेबल आर्मी के इंचार्ज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो डर के मारे तशरीफ के बल अब जमीन पे गिर जाता है। तभी जब डार्क श्नाइडर को मालूम पड़ता है कि उसके चेहरे पे एक स्क्रैच सा पड़ गया, यही देख के उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने खतरनाक से स्पेल की चैंटरिंग करते हुए उस डार्क रेबल आर्मी के इंचार्ज को यहीं पे जला के राख कर डालता है। प्रिंसेस शीला इसके बाद उसकी पावर देख के काफी ज्यादा हैरान होती है। इन्हीं सब में फिर प्रिंसेस शीला जब उसके पास अपना इंट्रोडक्शन देने आती है
तो आगे से डार्क स्नाइडर तो बात करना तो दूर की बात है, मगर उसकी तरफ देखता तक नहीं, बल्कि उल्टा योको के पास आके बोलने लगता है, अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे योको ब्लश करने लगती है क्योंकि उससे उसका किस याद आ रहा होता है। योको शर्माते शर्माते सब उसका शुक्रिया अदा करती है और बस इसी में डार्क स्नाइडर देखते ही देखते नजरों से गायब हो जाता है। कहानी कैसल के बाहर जाती है जहाँ पे डार्क स्नाइडर कैसल को छोड़ के कहीं पे जा रहा होता है। जिस समय योको भी दौड़ी दौड़ी पीछे से आके उसे रोकते हुए पूछने लगती है, तुम अब कहाँ जा रहे हो, इसके बाद से क्या करोगे? स्नाइडर उसे अपने पुराने योको के साथ अच्छे खासे टाइम की खातिर उसे बताने लगता है, सबसे पहले तो मैं तुम्हारे फादर से अपना बदला पूरा करूंगा और इसके बाद मैं पूरी दुनिया में जंग छेड़ दूंगा, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करने के लिए। क्या ये सुन के तुम्हें खुशी नहीं होती? मैं हर एक की जान ले लूंगा जो भी मेरे रास्ते में खड़ा होगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ये कहते कहते वो योको को एकदम पास आके उससे बोलने लगता है, पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी जिंदगी तो मैंने हर हालत में बख्शी हुई है। डार्क स्नाइडर को अपने इतने ज्यादा करीब आता देख के योको उसे खुद से दूर ना कर पाते। योको का दिल काफी ज्यादा तेजी से धड़कने लगता है और जैसे कि वो अपने दिल में उसके लिए कोई प्यार की फीलिंग्स रखती हो। धीरे धीरे करके डार्क स्नाइडर अब उसके और काफी ज्यादा करीब आता चला जाता है। योको उससे हैरानगी से पूछने लगती है, तो तुमने जरूर मुझ पे कोई स्पेल कास्ट किया होगा। जबकि डार्क स्नाइडर इनकार करते हुए उसे अपने बाहों में लेके किस कर लेता है, पर यार ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। योको एज अ वर्जन होने के नाते उसे दोबारा किस करते सारे स्नाइडर की बॉडी वापस लूशियन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। योको समझ जाती है कि मैंने लूशियन के अलावा किसी को किस नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब जब कोई वर्जन लूशियन को किस करेगी तो वो स्नाइडर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और जब वो दोबारा से स्नाइडर को किस करेंगे तो वो लूशियन में तब्दील हो जाएगा। खैर इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।